तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल पर एक किसान का अनुभव। कोनोवीडर यंत्र पर जानकारी। अनार के नए बाग लगाने पर जानकारी। किसान भाई, टमाटर एक नकदी फसल है और जिसके प्रयोग के बिना हर व्यंजन अधूरा सा लगता है, इसलिए इसकी मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में रहने वाले किसान भविष्य कुमार भी टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे टमाटर की वैज्ञानिक खेती तथा फल तुड़ाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें। टमाटर भी एक मुख्य नकदी फसल है जिसमें भी किसान को काफ़ी फायदा होता है। टमाटर को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो इसकी पौध जो है छोटी पौध तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद 20-25 दिन की जब पौध हो जाए हमारे, तो उसे ज़मीन में अलग से पौधा 1 फुट की दूरी पे बेड बना के और इसे बाहर जो ट्रांसप्लांट है इनके बाहर पौधे का रोपण हम कर देते हैं। तो उसके बाद पानी की आवश्यकता होती है। इसे कुछ दिन तक तो उसको पानी हर दिन देना चाहिए मौसम के हिसाब से, और जब बरसात उतराती है या बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी निराई गुड़ाई खाद पानी के बारे में। तो जब हम खेतों में अपनी फसल को रोपाई कर देते हैं तो उसके 15-20 दिन के बाद इसमें कोई घास उगाता है, कोई क्या हो जाता है, तो हमें वो समय समय पर उसे साफ़ करना चाहिए और इसकी निराई गुड़ाई भी ठीक टाइम पे करनी चाहिए जिससे कि पौधे को बढ़वार जो है अच्छी हो। और उसके बाद जो है जब 1 महीने का पौधा हो जाएगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी यूरिया वगैरह या कोई 12-32-16 ऐसी खाद्य का इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा भी खाद हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा में डालें। और उसके बाद जब पौधा हमारा 1-1.5 महीने का हो जाएगा तो हमें इसके लिए कई लोग तो लकड़ियों के झाबे लगाते हैं और कई ऐसे धागे की स्टिक लगा के इसे बांध दिए जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप सोचेंगे कि ये धागा क्यों बांधा जाता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो धागा एक ऐसी चीज़ है कि इसको बांधने से हमारा पौधा जो है बिल्कुल अपनी सीधाई में रहता है, जिससे वो जल्दी ग्रोथ करता है और अच्छा फल फूल अच्छा देता है। अगर हम ये धागा नहीं लगाएंगे तो पौधा हमारा नीचे गिर जाएगा और जो इसका फ्रूट है वो मिट्टी के लगने से सारा ख़राब हो जाएगा और हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा इसके जो है पत्ते जो है ये इसके भी समय समय पर काट छाँट भी ज़रूरी करनी चाहिए ताकि हमारा फ्रूट जो वो अच्छे तरीके से बन सके। किसान भाइयों, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा पौधा भी तैयार हो गया और उसको लगाने के बाद जो हमारा 2 महीने के बाद जो फ्रूट आने पे शुरू हो गया। तो अब फ्रूट जब शुरू हो गया तो हमने उसे तोड़ना भी है
उसे मंडी तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे ज़मीन से मंडी की दूरी कितनी है। अगर नज़दीक है तो हम फल को अच्छी प्रकार पकड़ने पर तोड़ेंगे, अगर दूर है तो हम उसे थोड़ा कच्चा कच्चा ही 3/4 हिस्से पे लाली आनी शुरू हो तो तोड़ देते हैं, ताकि मंडी तक पहुंचने में हमारा फ्रूट बिल्कुल तैयार हो जाए। 2-3 महीने तक ये फसल चलती है, तो इसे समय समय पर हफ्ते में 1-2 बार इसकी तुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये मैंने लगाई हुई है हिम सोना नाम का, टमाटर का नाम है हिम सोना, जिसकी मंडी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इसका फ्रूट भी जो बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है और इसमें बीमारियां भी थोड़ी कम ही आती है। तो हमें इससे जो है, अगर हम इसको अपनाते हैं तो 1 बीघे में भी अगर हम टमाटर लगाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये महीना हम बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। खेती करते वक्त हमारे किसान भाइयों के सामने वैसे तो ज्यादातर कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं, परंतु बरसात के वक्त खरपतवारों की समस्या बढ़ जाती है और धान की फसल में ये समस्या बनी ही रहती है। परंतु अब इससे निजात पाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कोनो वीडर यंत्र का आविष्कार किया है। ये कोनो वीडर किस प्रकार कार्य करता है तथा इसकी कीमत कितनी है, आज इसी के बारे में जानकारी लेते हैं एक कृषि अधिकारी मनोरंजन कुमार से। किसान भाइयों, धान की एक नई तकनीक जो आई है श्री विधि से, इसमें कोनो वीडर का बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यंत्र है। कोनो वीडर एक हस्तचालित यंत्र है। इसके खेतों में जब आप पंक्ति में धान की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस यंत्र को रोपाई के बाद 10 दिन के बाद इस यंत्र का निश्चित रूप से प्रयोग करें। 3 बार निश्चित रूप से कोनो वीडर चलाएं और उससे जो होता है कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और वायु का संचार उस जमीन में प्राप्त होता है, जिससे कि पौधे का जड़ों में वृद्धि और विकास तेजी से होता है। तो एक पौधे से कम आपको 70-80 पौधे एक पौधे से प्राप्त होता है और बार बार चलाने से जो होता है इसकी जड़ कल्ले का बहुत ज़्यादा विकास होता है। और यह एक हस्तचालित यंत्र है, जैसे हमने पूर्व में बताए हैं। तो यह केवल आपका कमर के ऊंचाई तक होता है। इसको आगे पीछे करके पंक्ति में चलाया जाता है। तो आगे पीछे जब पंक्ति में आप चलाते हैं तो मिट्टी इसका नीचे ऊपर होते रहता है, जिससे कि इसमें पर्याप्त मात्रा में वायु का प्रवेश, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इसमें जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं तथा सूक्ष्म जीवाणु होता है वह तेजी से कार्य करता है और इनमें जड़ों एवं कलनों का तेजी से वृद्धि विकास होता है। कोनो वीडर चलाने समय यह निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपके खेतों में पानी का जमाव होना चाहिए, जिससे कि आपको इन यंत्रों को चलाने में आसानी होगी। और यह देखा गया है इस यंत्र के द्वारा अगर चलाते हैं तो खेतों में खरपतवार नहीं होता है और 80 से 90 कल्ले निकलते हैं और उत्पादन 60-65 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। किसान भाइयों, इस यंत्र के अलावा जो किसान भाई धान की फसल लगाए हैं वह इस फसल में खरपतवारों की नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोग करेंगे, इस विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे बीच मौजूद हैं पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। है कि हमारे यहाँ जो धान लगाने के बाद सबसे बड़ा समस्या आता है खरपतवार का।
तो खरपतवार धान में हम अगर मैनुअली विधि से निकाले तो चूँकि पानी लगा रहता है, अगर प्रॉपर पानी लगा है, ज़्यादा लगा हुआ है पानी, तब तो खरपतवार हमारा ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि आज के मौसम जो कभी पानी सूखा पड़ रहा है तो कहीं कुछ पड़ रहा है, इस ऐसे परिस्थिति में हमारे यहाँ खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो उसके लिए अगर हम जो पुरानी विधि है खुरपी से अगर करें, और बहुत समय लगता है, जिससे करीब 1 हेक्टेयर में 57 जो हमारा लेबर श्रम को यूज़ करना पड़ता है। पर अगर 1 हेक्टेयर को निकौनी करना है तो करीब 57 मैंडेज हमारा वहाँ पे यूज़ होता है। तो काफ़ी उसमें जो मैंडेज की जो वेतन देते हैं वो पर 200 हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम अभी हमारे जो यहाँ जो अधिकतम मशीन आया है, लो लैंड राइस पावर वीडर आया है, जो जिसपे कि एक इंजन लगा हुआ है, चाइनीज़ इंजन लगा हुआ है उस पर, और वो करीब 18 से 20 सेंटीमीटर तक उसका चौड़ाई है, और वो कतार में आराम से चला जाता है, और उससे हम लोग निकौनी करते हैं। उसमें हम लोगों ने जैसा कि देखा कि धान की खेत में 2 तरह की समस्या, एक तो खरपतवार है, दूसरा अच्छा प्रभाव है इस पर, चूँकि कुछ धान की पौधे बड़ी पत्ती हो जाती है तो उससे नुकसान होती है, नहीं तो ये निकौनी के लिए बड़ी उत्तम है और लोगों ने इसे अपना रहा है। इसकी मूल्य लगभग 3 से 3-3.5 हज़ार के आसपास है, और ये कभी कारगर है। एक ही श्रमिक इसको चलाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ढंग से चलाते हैं। बीच में इंजन रहता है और 2 कतार में साथ में ये निकौनी करते चला जाता है। तो इसमें करीब 15 से 1 महीने तक का ही पौधा को हम लोगों ने निकौनी कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर पौधा चूँकि बड़ा हो जाता है तो फिर घास आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। खरपतवार ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। उठापटक सियासत की हो या हो खेल की, हरित क्रांति से दुग्ध क्रांति, शहरीकरण से वैश्वीकरण, रहा हमेशा खबरों में। अकड़ है, नजाकत भी, दिलदार भी है, दमदार भी है, यहाँ अपराध का साया, विरोध के खुमार भी। ये है हरियाणा एनसीआर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अनार के बाग हमारे राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं, और जो किसान भाई अनार के नए बाग लगाना चाहते हैं वो कौन कौन से किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से लगाएं अनार के पौधे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उद्यान विभाग के एक उप निदेशक सोमदत्त शर्मा। अनार के फल की खेती बहुतायत से होती है और किसान भाई इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे किसान भाई कई तकनीकी कमियां जो कृषि कार्य हैं, उद्यानिकी कार्य हैं, उनको समय पर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब अनार का बगीचा लगाएं, मई जून के महीने में हमें सबसे पहले इसके लिए गड्ढे खोद लेने चाहिए, ताकि उन गड्ढों में खुदाई हो जाती है और हमारी ज़मीन खुल जाती है तो कीड़े और रोगाणु और कीटाणु है वो मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अनार के बाग लगाने के लिए 2 स्पेसिंग ले सकते हैं। जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी होती है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर रख सकते हैं या 5 मीटर बाई 5 मीटर रख सकते हैं। कहने का आशय ये है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए 5 या 6 मीटर। तो इसी के अनुसार किसान भाई गड्ढे खोद लें। गड्ढे की जो साइज होगी वो कम से कम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकाल दें, ताकि गर्मियों में उसमें से जो भी कीटाणु और रोगाणु है उनके जो अंडे हैं वो मर जाएं और हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल एक तरह से विशुद्ध हो जाए, निर्जीवीकृत हो जाए। उसके बाद
जब हमें पौधे रोपने हैं उससे पहले गड्ढों को भराई के लिए क्या करना है किसान भाइयों को कि जो ऊपर की मिट्टी है वो लेनी है, उसमें 25 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद लेना है और 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम कुनाल फॉस जो दीमक मारने की दवा है और भी जो भूमिगत कीड़े हैं उनको मारने की दवा है, इन सबको मिला करके हम गड्ढों में वापस भर देते हैं। और जैसे ही बरसात शुरू होती है, 1-2 बरसात हो जाती है, उसके बाद गड्ढे के बीचों बीच में हम अनार के जो पौधे हैं उनको रोप देते हैं। इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब अनार का बगीचा लगाएं तो उससे पहले उपयुक्त किस्म का चयन करें। तो किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा। अनार की जो किस्में हैं, गणेश नाम की एक किस्म है, मृदुला नाम की किस्म है, धोलका नाम की किस्म है और जालौर डिवीजन में जो है एक जालौर सीडलेस के नाम से जो किस्म है, ये जो किस्म है बहुत ही बढ़िया किस्म है। इनमें से किसी भी एक किस्म का चयन करें। इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब अनार का बगीचा लगाएं, किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसकी देखभाल अच्छी तरह करते रहें। कोई इसमें कीड़े बीमारी लगते हैं तो इनका उपचार करते रहें। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि बरसात में इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सिंचाई की आवश्यकता होगी और गर्मियों में 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी होगी। इसके बाद इसमें खाद की भी आवश्यकता होगी। जब हमारा पौधा 1 साल का हो जाता है उस समय 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद देनी है। जब 2 साल का हो जाता है तब 20 किलो देनी है। 3 साल का हो जाता है तब 30 किलो देनी है और 4 साल का हो जाता है जब 40 किलो देनी है और जब 5 साल का हो जाता है तो हम 50 किलो देनी है। इसके बाद हमारा 5 साल का जो पौधा होता है वो पूर्ण विकसित होता है और हमें प्रतिवर्ष पूर्ण विकसित पौधे में 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद प्रतिवर्ष देनी है। इसी तरह यूरिया की मात्रा भी देनी है। हमें 100 ग्राम यूरिया पहली साल देना है, 200 ग्राम दूसरी साल, 300 ग्राम तीसरी साल, 400 ग्राम चौथी साल और 500 ग्राम 5वीं साल। इसके अलावा सुपर फॉस्फेट की भी आवश्यकता होती है। तो पहली साल में 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट, दूसरी साल में 500 ग्राम, तीसरी साल में 750 ग्राम, चौथी साल में 1 किलो और 5वीं साल में 1.25 किलो। इस तरह से हमें 1.25 किलो प्रतिवर्ष निरंतर इसको सुपर फॉस्फेट हमें देते रहना है। इसके अलावा म्यूरेटा पोटास नाम का जो खाद है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो पहली साल में 50 ग्राम म्यूरेटा पोटास देना है, दूसरी साल में 100 ग्राम, तीसरी साल में 200 ग्राम, चौथी साल में 300 ग्राम और 5वीं साल में 400 ग्राम और फिर निरंतर 400 ग्राम हमें ये म्यूरेटा पोटास जो खाद है वो देना है। बात निराई गुड़ाई की आती है। इससे हमारी मिट्टी में एरेशन भी होगा। एरेशन से यहाँ से हवा का आदान प्रदान, हमारी जड़ों को विकसित होने का एक पूरा मौका मिलेगा। हमारे पौधे अच्छी तरह विकसित होंगे और बढ़वार अच्छी करेंगे और बाद में हमारी उपज भी ज़्यादा देंगे। तो इस तरह यदि कृषि क्रिया करेंगे तो हमारे जो अनार के पौधे हैं वो 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को एक बात और सलाह देना चाहूँगा कि कई कीड़े बीमारी भी हमारी इस अनार के बाग बगीचों में लगते हैं। इसमें सबसे खतरनाक है एक अनार की फ्रूट फ्लाई। ये कीड़ा अनार के फलों को और इवन देन हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो यदि इसका प्रकोप फलों पर देखने को मिलता है तो मोनोक्रोटोफॉस नाम की दवा है, एक मोनोक्रोटोफॉस 36 के नाम से आती है। तो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें तो इस कीड़े से निजात मिल जाती है और हमारा जो पौधा है फलों के जो पौधे हैं, बगीचा है अनार का, वो स्वस्थ बना रहता है और अच्छी फलत हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एक कीड़े और भी इसमें कई प्रकार के लगते हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसिड वगैरह। ये भी काफी नुकसान हमारे अनार के पौधों को और फलों को पहुंचाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए कुनालफास नाम की एक दवा है। कुनालफास 1 ml दवा 1 लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे तो हमारा इस कीड़े से भी निजात मिल सकती है और हमारे जो फल हैं वो अच्छे रहेंगे और इस कीड़े से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो इस तरह यदि हमारे किसान भाई अनार की फसल में तकनीकी कार्यों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे, अच्छा लाभ कमा सकेंगे और अच्छी आमदनी प्राप्त करते हुए अच्छा जीवन बिता सकेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज
शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य को पानी का वरदान मिला हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि अत्यधिक पानी के दोहन की वजह से हमारा जो जल स्रोत हैं उनमें पानी की लगातार कमी होती जा रही है। हमें ये देखना है कि इस पानी की कमी को जो लगातार गिरता जा रहा है उसको रोकना भी है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपनी फसल की गुणवत्ता, उसका उत्पादन, उसकी उत्पादकता में कोई कमी ना आए। अभी जो किसान भाई परंपरागत रूप से जो सिंचाई का साधन प्रयोग करते हैं उसमें जो फसल 5 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी दे रहे हैं, और जो फसल 100 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी देते हैं। सवाल बहुत जायज़ है कि क्या ऐसा संभव है कि हम कम दिन की फसल को कम पानी दें और अधिक दिन की फसल को अधिक पानी दें, क्योंकि जैसे जैसे फसल का समय बढ़ता जाता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो पानी हो। आज हम आपको बताते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है, और इस पद्धति को कहते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। किसान भाइयों, इस पद्धति के द्वारा आप जो है फसल के अनुसार सिस्टम या पद्धति को अपना सकते हैं। जैसे यदि हमको ऐसी फसल लेनी है जिसकी पत्तियों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे कि पालक, धनिया, ऐसी फसलों के लिए स्प्रिंकलर पद्धति जो है वो बहुत ही उपयोगी है। और इसके द्वारा जो है आप जो पत्तियां हैं वो लगातार धुलती रहती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस अधिक होता है और पत्तियां जो है बहुत अच्छी जो है रहती हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। और इस तरह से जैसे धनिया है, धनिया में गर्मी के मौसम में प्रायः धनिया जो है हम नहीं उगा पाते हैं, लेकिन अगर हम स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करें तो उसके द्वारा जो है हम जो माइक्रो इन्वायरमेंट है पौधे के आसपास का उसको हम मेंटेन करके जो है धनिया या ऐसी फसलों का जो है उत्पादन अच्छे कर सकते हैं। इस पद्धति में पानी की 60 से 65% तक पानी की बचत होती है। एक चीज़ है कि सिस्टम जब भी आप अपनाते हैं तो उसमें फसल कौन सी ले रहे हैं उस पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। कई बार होता है क्या है कि जब हम परंपरागत रूप से पानी देते हैं और हमारी ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है तो जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है, और जहाँ पर उथला होता है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। तो ऐसे जो है खेतों के लिए भी जो है हमारी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति जो है वो उपयोगी है। इसके अलावा जो स्प्रिंकलर पद्धति में भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि कम डिस्चार्ज के 110 लीटर प्रति आवर और 5 मीटर का कवरेज करने वाले होते हैं कुछ, और कुछ 10 मीटर और 450 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज देते हैं। इसके अलावा जैसे गन्ना है, गेहूं है, सघन पद्धतियों वाली फसलें हैं, उनके लिए रेनगन सिंचाई पद्धति भी, लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं इसको। और इसके द्वारा जो है बड़ी फसलों में जो है इसकी जो मारक क्षमता होती है वो तकरीबन 1 एकड़ तक जो है एक बार में सिंचाई करने की क्षमता होती है इसके द्वारा। ये ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप के रूप में, जैसे कि आप सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे मटर है, टमाटर है, मिर्च है, तरबूज है, कुकर बिट्स में जितनी भी सब्जियां हैं सभी में ड्रिप सिंचाई पद्धति से बहुत ही होगा, क्योंकि ऐसी फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं और जहां पर जड़ क्षेत्र होता है सिर्फ हमें पानी की आवश्यकता वहीं होती है, अन्यत्र क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा किसान भाइयों खाद भी हम जो है इसके द्वारा दे सकते हैं। और सिंचाई पद्धति का उपयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर दिन जितने पानी की आवश्यकता है इसमें साल भर का हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। अगर मई में
ज़्यादा होती है तो मई में हम पानी ज़्यादा देते हैं, लेकिन यही दिसंबर जनवरी में पानी की आवश्यकता कम होती है, मौसम में हम पानी कम देते हैं। तो इसके द्वारा हम जो है पानी कम और ज़्यादा महीनों के हिसाब से या मौसम के हिसाब से भी जो है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नेटवर्क या जाल बना होता है, तो इसमें एक वाल्व खोल देने से आपका 2 एकड़ 3 एकड़ की सिंचाई एक बार में जो है संभव है। और उसके लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप स्वयं या एक श्रमिक के द्वारा हम जो है 20 से 25 एकड़ जो है खेत को सिंचाई से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम पानी सही मात्रा में देते हैं, जड़ क्षेत्र में देते हैं, तो हमारी फसल जो है लगातार बढ़ती रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। क्योंकि पानी में जब तक नमी मिट्टी में नमी और जो है पानी और हवा की मात्रा जब बराबर होती है तभी पौधा जो है उसको लेता है। ड्रिप सिस्टम के लिए जो है आपको मैं उपयोग थोड़ी सी और भी हैं जो कि मैं बताता हूँ। श्रमिकों की बचत होती है, खाद की आपकी बचत होती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। इसको लेने के लिए किसानों को बहुत सारे जो है कंपनियां है इसको बनाती हैं, वहां से भी ले सकते हैं। उद्यान विभाग में सब्सिडी या अनुदान के रूप में जो है आपको ये पद्धति उपलब्ध है, जिसमें कि 60 से 75% तक अनुदान उपलब्ध है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक फसल में आपकी जो है अगर कैश क्रॉप है, सब्जी की खेती आप कर रहे हैं, तो इस फसल में ही इसके दाम निकल आते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में आपको 35 से 40 हजार रुपए का खर्चा आता है। सींग रोधन से एक तो जानवरों में जो हार्न कैंसर होने की संभावना रहती है यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट नहीं लगती है। इसके अलावा पशु में जो इसके साथ साथ किसान भाइयों आप जानवरों को कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं। और ये सींग रोधन जो होता है बड़ा आसान सा है। छोटा सा जो जानवर होता है पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर आप उसके थोड़ा सा सर पे टच करिए, कहीं पर उसको छुइए, जहाँ पर आपको उसका कलिका सी दिखाई पड़े महसूस हो, वहीं पर थोड़ा सा ब्लेड से हल्का सा जगह बना लीजिए। और उसके बाद कास्टिक पोटास का जो विलेन होता है, इस विलेन में रुई को आप भिगो लीजिए और भिगोने के बाद उस रुई को धीरे धीरे करके आप उस पर रब करिए, मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि खून सा आ जाएगा और उस रुई को वहीं पर चिपका के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे वो जो है घाव भरता जाएगा वो अपने आप जो है रुई सूख करके झड़ जाएगी। तो ये छोटे जानवरों पर सींग रोधन हो। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आपको विलेन नहीं मिलता है तो कास्टिक पोटास की छड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक पोटास की छड़ का इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है कि आप जानवर का जहाँ पर बड है उसको थोड़ा सा स्पेस साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद कागज़ की सहायता से या उसके होल्डर की सहायता से कास्टिक पोटास की छड़ को अच्छी तरह पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद जहाँ पर उसका बड है उसी पर रख करके थोड़ी देर जला दीजिए। जलाने के उपरांत क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक विलेन सा निकलेगा, लेकिन उससे जो है आपको अपने जानवर की आँख को बचाना है, क्योंकि यदि आँख में चला जाएगा तो जानवर के अंधे होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कैसे करें सिंचाई व्यवस्था। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@eTV.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।